जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एचपी टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये केमिस्ट्री की सीरीज आपको मेडिकल मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए ये केमिस्ट्री की सीरीज आपको रहने वाली है। इस बार का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपके आने चाहिए। और जो भी हमने कंटेंट आपके लिए क्रिएट किया है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट आपके पास एनसीईआरटी को देख के बनाया गया है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि ये +2 क्लास का एक चैप्टर भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कई बार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का आपके पास यूनिट्स पूछ लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शन के रेट को पढ़ते हैं। किसके रिएक्शन के रेट को पढ़ते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है या रिएक्शन स्लो हो रहा है, और उसके क्या मैकेनिज्म को हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। कि विच रिएक्शन अकर, ये रिएक्शन कैसे हुई, ये स्टेप कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, ये सारी चीजें हम इस रिएक्शन का आपके पास रेट क्या है, तो ये सारी चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती। तो आगे बढ़ते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन आपको लिख देता हूं यहां पे। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता है, वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? या तो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो उसे क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। वही दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए हम एक रेट लॉ भी होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग है और रेट लॉ अलग है। तो रेट लॉ को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बता दूं, एग्जांपल दोस्तों ए की पावर ए प्लस बी बी बी, और तो ये क्या क्रिएट करके दे रहे हमारे को? सी सी प्लस डी डी। तो इसका हमने अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो हमेशा याद रखना दोस्तों, रिएक्टेंट साइड का, अगर आपने रिएक्टेंट साइड का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो हमेशा कौन सा निशान आता है? नेगेटिव साइन आता है। क्योंकि कभी भी रेट लॉ आपका नेगेटिव नहीं होता, तो उस नेगेटिव को खत्म करने के लिए हमारे को क्या निशान वहां पे लेना पड़ता है? नेगेटिव साइन लेना पड़ता है। जैसे हमने रिएक्टेंट साइड क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जनरल इक्वेशन मैंने लिख रखी थी। तो ये क्या आपके पास? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट दोस्तों सबसे पहले क्या आप ए। तो हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, तो ये आपको बता दूं कि जो इसका स्मॉल ए होता है, ये क्या होता है आपका? 1 या कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल, कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स है, तो ये 1 2 3 और रहते हैं आपके पास स्मॉल ए। तो हम इसको लिखते हैं -1 अपॉन ए। चेंज को क्या लिखते हैं हम? डी ए अपॉन डी डी। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमेशा जब भी हमने रिएक्टेंट का रेट लिखना तो साथ में क्या लगाना? नेगेटिव साइन लगाना। साथ ही दोस्तों इसका एक और साथ में क्या है? इसमें बी है, तो बी का कैसे लिखेंगे हम? -1 अपॉन बी डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। तो ये लिखते हैं हम रिएक्टेंट साइड का। वही प्रोडक्ट का दोस्तों, प्रोडक्ट का क्या लिखते हैं हम? प्रोडक्ट का लिखते हैं हम, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का लिखना बता दूं, प्रोडक्ट में बस आपके पास माइनस निशान नहीं लगता, इस बात का हमेशा याद रखना। प्रोडक्ट में आपके पास कभी भी नेगेटिव निशान नहीं लगता। तो सी सी डी डी ये क्या आपके पास? प्रोडक्ट है। तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? तो 1 अपॉन सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे इज 1 अपॉन डी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपके पास प्रोडक्ट का हो गया। तो यही आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट दोस्तों बहुत बार कई बार एग्जाम में आती है, बट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है आपके पास? मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड, इनवर्स। तो ये आपके पास यूनिट रहती है किसकी? आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की। अच्छा, ये यूनिट कैसे ड्राइव्ड हुई? तो यूनिट दोस्तों क्या रहती है आपके पास? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन की यूनिट पता होनी चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होती है आपका? मान लो मोलैरिटी की बात कर रहे हैं हम, तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं। तो मोल्स की यूनिट क्या होगी आपके पास? मोल।
ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी आपके पास, लीटर। ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाता है दोस्तों, मोल लीटर इनवर्स बन जाता है। ठीक है, ये आपके पास आ गई दोस्तों किसकी यूनिट, कंसंट्रेशन की यूनिट। और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब डिवाइड बाय टाइम। और टाइम की यूनिट क्या रहती है आपके पास, सेकंड रहती है। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास किसकी यूनिट रहती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रहती है। और ये कई बार आपको एग्जाम में भी आ जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रेट ऑफ रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा, इसका आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं दोस्तों, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2, ये आपके पास क्या बना रहे, 2 मोल ऑफ NH3 बना रहे। तो सबसे पहले आपको रिएक्टेंट पता होना चाहिए। रिएक्टेंट क्या आपके पास, N2 प्लस 3H2, ये क्या आपके पास रिएक्टेंट है। तो सबसे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे किसका, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट में सबसे पहले किसका लिखेंगे हम, N2 का। तो N2 के लिए क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव निशान रखता है। रिएक्टेंट में हमेशा क्या लिखता है, नेगेटिव निशान रखता है। तो इसके नीचे कोई भी नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 है, तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1/1 कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय dt। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसका, N2 का। तो रिएक्टेंट में क्या है आपके पास, हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का हम लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का कैसे लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव 1/, अब हाइड्रोजन के कितने मोल्स दोस्तों, 3 मोल्स है, तो 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसका, रिएक्टेंट का। वैसे ही सेम अगर आपको प्रोडक्ट का लिखना हो तो प्रोडक्ट का कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहां पे आपको मेंशन कर देता हूं। प्रोडक्ट का कैसे लिखेंगे आप, प्रोडक्ट में क्या है, NH3 कितने मोल है दोस्तों, 2 मोल ऑफ NH3 है, तो क्या लिखेंगे 1/2। इसके साथ कभी भी नेगेटिव निशान नहीं लगता, प्रोडक्ट में कभी भी यहाँ पे नेगेटिव निशान नहीं लगता, इस बात का हमेशा याद रखना दोस्तों। तो 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया इस इक्वेशन का। तो नेक्स्ट आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन अगला क्या है, तो ये दोस्तों आपको बता दिया मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, हमेशा यहाँ पे मेंशन किया। देखो जब भी हम किसी का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का लिखेंगे, रिएक्टेंट का लिखेंगे तो हमेशा क्या लगाएंगे, नेगेटिव निशान लगाएंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट में कोई नेगेटिव निशान नहीं लगता, तो इस बात का याद रखना। ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, नेगेटिव निशान लगाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, तो यही एग्जांपल आपको मैं अभी समझा के हटा दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, सेम एग्जांपल यहाँ पे भी मेंशन है स्लाइड में। N2 प्लस 3H2 क्या दे रहा है आपके पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 दे रहा है। तो रिएक्टेंट का रेट क्या होगा दोस्तों, रिएक्टेंट का रेट होगा 1 माइनस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 अपॉन dt। साथ ही रिएक्टेंट क्या है, H2 भी है, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव d, नेगेटिव 1/3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, H2 के कितने मोल है, 3, तो 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। वही प्रोडक्ट वाले साइड लिखना हो, प्रोडक्ट का लिखना हो तो क्या होगा आपके पास, 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एग्जांपल ले रखे हैं। नेक्स्ट आपके पास रेट लॉ, तो रेट लॉ दोस्तों इंपॉर्टेंट है सॉरी रेट लॉ क्या रहता है आपके पास, रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन में दोस्तों डिफरेंस है। रेट लॉ तो आपके पास मैं आपको बता दूं, रेट लॉ जैसे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। कोई एक इक्वेशन है आपके पास, a प्लस बी की पावर b, तो ये दे रहा आपके पास c की पावर c प्लस d की पावर d। और ये जो स्मॉल a स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल d, ये एक प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे 2 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल ऑफ a ले रखा आपने, तो 2 ये क्या है इसमें, एक प्रकार से स्मॉल a। जैसे प्लस 3 मोल ऑफ b लिया, तो 3 क्या है इसमें, स्मॉल b है। क्या बनाया इन्होंने, 3 मोल ऑफ c बना दिया, तो 3 क्या है इसमें, स्मॉल c है। प्लस 4 मोल ऑफ d बनाया, तो 4 क्या है इसमें, स्मॉल d। तो इस प्रकार से हम इस स्मॉल ABCD जो हमने साथ लिखी है, तो ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, स्मॉल a बड़ा a क्या है। तो रेट लॉ जो आपके पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस पे डिपेंड करता हो? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी यूनिट क्या रहती है दोस्तों? यूनिट, नेक्स्ट आपके पास यूनिट, तो यूनिट क्या रहती है इसकी? रेट लॉ की यूनिट क्या रहेगी दोस्तों? तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड किस पे कर रहा है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की डिपेंड कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअली डिपेंड किस पे कर रहा है? कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है दोस्तों? जल्दी से मुझे बताएंगे। अभी मैंने आपको बताई कंसंट्रेशन मान लेते हो, मोलैरिटी हमने ले ली, तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या रहती है आपके पास? मोल। वॉल्यूम की आपके पास क्या होगी? लीटर। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ पे स्लाइड में दोस्तों मोल इनवर्स लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसकी आपके पास क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स आपके पास रेट लॉ की क्या रहती है? यूनिट रहती है। वही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या थी? इसके साथ क्या लग जाता है दोस्तों? इसके साथ सेकंड इनवर्स लग जाता है। मतलब यूनिट क्या बन जाती थी आपके पास? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किसकी? रेट ऑफ, ये किसकी यूनिट है? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। और रेट लॉ की यूनिट क्या होती है आपके पास? मोल लीटर इनवर्स रहती है। तो बड़ा कंफ्यूज रहता है बच्चा इस ये वाले कॉन्सेप्ट में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट लॉ एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट आपके पास इसका एक एग्जांपल करेंगे, उस एग्जांपल पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। उस रिएक्शन के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो आपके पास कोई एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है आपके पास, अच्छा 2NO, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2NO प्लस क्या लिया हमने? O2। तो ये इन्होंने क्या बनाया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 बनाया। इसका हमने क्या लिखना है? रेट लॉ लिखना है। इसका क्या लिखना है हमने? रेट लॉ लिखना है। तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो आई होप आप लिख लोगे, बट रेट लॉ लिखने, रेट लॉ किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रेट लॉ क्या होगा इसका? रेट लॉ आपके पास इसका जल्दी से बताएंगे दोस्तों, क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो ब्रैकेट रहता है, ये वाला ब्रैकेट किसका ब्रैकेट होता है? कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO, साथ में कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? ऑक्सीजन की। और यहां पे दोस्तों क्या होता है आपके पास? एक वैल्यू होती है X और Y। यहां पे एक वैल्यू होती है X और Y। तो ये जो X और Y है आपका, ये वैल्यू दोस्तों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इस X और Y को ये मत समझ लेना कि ये क्या है आपके पास 2 है या Y क्या आपके पास 1 है। तो ये वाली वैल्यू नहीं होती। ये वाली वैल्यू क्या होती है आपके पास? एक्सपेरिमेंट से निकलती है। किसी भी इक्वेशन की जो ये वाली वैल्यू होती है, रेट लॉ की वैल्यू होती है, जो पावर में होता है ऊपर, वो हमेशा किससे में निकलता है? एक्सपेरिमेंट से निकलता है। इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं। और यही आपके पास क्या बताता है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। यही वैल्यू आपके पास क्या बताती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती है। जैसे आपने इसका, अगर आपको इसमें पूछा हो कि अगर यहाँ पे X और Y को प्लस कर दे हम, X और Y को प्लस करके अगर आपके पास 1 आ रहा है, अगर X और Y को प्लस करके क्या आ रहा है आपके पास? मान लो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी थी? X की वैल्यू अगर 1 थी और Y की कितनी थी? 0। तो 1 प्लस 0 कितना आ रहा है आपके पास? 1 आ रहा है। अगर आपके पास X और Y की वैल्यू को 1 आ रहा है, तो वो ऑर्डर होगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो कौन सी होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर X और प्लस Y को प्लस करके कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो वो कौन सी होगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। वो कौन सी होगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अगर X प्लस Y को प्लस करके कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो वो कौन सी होगी दोस्तों आपके पास? 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। वो कौन सी होगी आपके पास? 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो आई होप आपको फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का पता लग गया। नेक्स्ट यही हमारे पास स्लाइड है कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और व्हाट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल लिया इन्होंने कौन सा, कि आपके पास रेट निकालना आपने किसी इक्वेशन का। चलो एग्जांपल के साथ ही हम समझते हैं। पहले सबसे पहले 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एचपी टैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कमीशन के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास? अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई इक्वेशन दे रखी है और उसका रेट आपको निकालना है, तो रेट कैसे होता है दोस्तों? रेट अभी अभी निकाल के हटे हम, ठीक है। रेट किस पे डिपेंड करता है? के कंसंट्रेशन ऑफ एक, ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी।
और उनकी पावर क्या होती है, एक्स और वाई होती है, उनकी पावर क्या होती है, एक्स और वाई होती है। अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन, अब दोस्तों जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जीरो होगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तब आपके पास कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। तो इसका दोस्तों रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो, बी की पावर भी क्या आ जाएगी, जीरो, मतलब कंसंट्रेशन कितनी उसकी, जीरो जीरो है, तो रेट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, रेट किसके बराबर आ जाएगा, के के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहती है आपके पास, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहती है आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ये क्या करती है, इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करती आपके पास किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो एक्स जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब आएगा, जब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो होगी, मतलब ए जो कंसंट्रेशन थी यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू जीरो है, तो मतलब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, जीरो है, मतलब ये डिपेंड नहीं करती कभी भी किसी पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहती है आपके पास, अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वहीं हम अगर इसकी यूनिट की बात करें, हमारे को क्या फाइंड आउट करना, अब इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट फाइंड आउट करना भी आपको सिखा देता हूं, वरना अगर आप लर्न कर सकते हो तो भी ठीक है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा क्या रहती है दोस्तों, इसकी यूनिट रहती है मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट रहती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट रहती है। अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे आपको ये भी मैं बता दूं। अब जो आपके पास रेट है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, रेट क्या होता है आपके पास, रेट होता है आपके पास क्या होता है दोस्तों, के क्या है इसमें, कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये आपके पास रेट होता है। ठीक है, यहां से अगर आप के की वैल्यू निकालोगे, यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकाली, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, के की वैल्यू ये कहां चल जाएंगे, इसके अपॉन में चल जाएंगे, तो रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, के क्या है, कांस्टेंट है, रेट जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं हम, के क्या है यहाँ पे हमारे पास, रेट कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू किसके पास आपका, रेट। और अब देखो दोस्तों, जब हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट क्या होता है आपके पास, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रहता है, रेट क्या रहता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रहता है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट अभी अभी बताई थी आपको, क्या रहती है आपके पास, मोल लीटर इनवर्स रहती है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहती है, मोल लीटर इनवर्स रहती है, और टाइम की यूनिट क्या आ जाएगी आपका, सेकंड। जब हम इसको पॉन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपके पास किसकी यूनिट आ जाती है, हमारे पास जीरो ऑर्डर की यूनिट आ जाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, यहाँ पे मैंने आपको यूनिट मेंशन किया है। तो यूनिट क्या रहती है आपके पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रहती है, इतना आपने लर्न करना। दूसरी बात, जो आपके पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या रहते हैं आपके पास, इंडिपेंडेंट रहते हैं किसके, कंसंट्रेशन के। तो ये वाला पॉइंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके पास सारी यूनिट्स आपको मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने क्या कर दी, यूनिट कर दी, क्या रहती है, मोल, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे इसको मैं करेक्ट कर लेना। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रहती है। अब निकालेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिपेंड्स ओनली वन रिएक्टेंट, जो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी आपको एग्जांपल दे देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा दोस्तों आपके पास, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो इसके हम क्या निकालेंगे सबसे पहले। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, रेट हमेशा क्या होता है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट हमारे पास मान लो कितने, दो रिएक्टेंट है, ए और बी है। तो फर्स्ट ऑर्डर इनकी पावर क्या होती है, एक्स और वाई होती है।
तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब इनकी वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 कब आ सकती है, जब या तो x की वैल्यू क्या हो 1 और y की वैल्यू क्या हो 0, तो 1 आ जाएगा। या तो आपके पास x की वैल्यू 0 या y की वैल्यू क्या हो 1 हो, तब भी आपके पास 1 आएगा। तुम्हारे पास दो ही कंडीशन है जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ सकती है। तो हमेशा दोस्तों ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। या तो x की वैल्यू 1 है तो y की 0 है, और अगर y की 0 है तो x की क्या है 1 है। तो ये हमेशा किस पे, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट इज इक्वल टू के ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ए लिखेंगे हम। तो के क्या आपके पास, यहां से हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब वही रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट अभी अभी बताई थी दोस्तों, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। रेट क्या होता है आपके पास, रेट होता है कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसमें, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। साथ में ए क्या है आपके पास, ए भी क्या है आपके पास एक प्रकार से कंसंट्रेशन है। ए क्या है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई, ये वाला कहां चल जाएगा, यहां चल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन टाइम। और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, 1 अपॉन सेकंड इज इक्वल टू, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी आपका सेकंड इनवर्स आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है आपके पास, सेकंड इनवर्स रहती है, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट क्या रहती है आपके पास, सेकंड इनवर्स रहती है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट भी आपको सिखा दिया, लर्न कर सकते हो तो लर्न भी आप इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रेट क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताओ, के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इनकी पावर एक्स और वाई जो कि एक्सपेरिमेंटल निकलती है। तो हम मान के चलते इनकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी क्या है 1 है, मतलब ये आपके पास डिपेंड कर रहा है। तो इसकी यूनिट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको यूनिट बताना सिखा दिया है। तो आपको पास क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ, के की वैल्यू निकालेंगे हम, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। रेट की यूनिट क्या है आपके पास, रेट क्या होता है दोस्तों जल्दी से बताओ, रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, ठीक है। नीचे क्या है आपके पास, ए और बी क्या है कंसंट्रेशन है, कितनी कंसंट्रेशन आप, ए क्या आपके पास एक कंसंट्रेशन है, बी भी क्या आपके पास एक कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन, ये क्या बन जाएगा कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कट जाएगी, तो क्या बचेगा 1 अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन। तो 1 अपॉन टाइम की यूनिट क्या रहती है आपके पास, 1 अपॉन टाइम की यूनिट रहती है आपके पास सेकंड, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहती है जल्दी से बताओ दोस्तों, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहती है, मोल लीटर इनवर्स आपके पास कंसंट्रेशन की यूनिट रहती है। जब हम इसको अपॉन से ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास मोल, जो मोल सिंपल था वो क्या बन जाएगा इनवर्स में, मोल इनवर्स, ठीक है। लीटर किस में था, इनवर्स में था, तो ये क्या आ जाएगा सिंपल लीटर। सेकंड सिंपल था तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट रहती है। तो इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है आपके पास, जल्दी से मुझे बताओ, मोल इरेज कर लेता हूं मैं आपके पास, सारी आपको एक बार यूनिट सारी लिख देता हूं ताकि आपको लर्न करने को इजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है दोस्तों जल्दी से मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट रहती है आपके पास सेकंड इनवर्स। उसके बाद जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है आपके पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहेगी आपके पास, मोल, सेकंड ऑर्डर की क्या रहती है दोस्तों जल्दी से बताओ, मोल लीटर, मोल इनवर्स, सॉरी दोस्तों मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो जीरो और सेकंड ऑर्डर में क्या रहता है, हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे मोल सिंपल, यहाँ पे मोल इनवर्स में, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। अगर मैं पूछूं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी,
तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल हो जाएगा। मोल -1 में था, -2 में चल जाएगा। मोल -2 L2 और सेकंड किस में रहेंगे, इनवर्स में रहेंगे। तो आप देख रहे होंगे इन सब में दोस्तों सेकंड क्या आ रहे हैं, इनवर्स में। ये भी इनवर्स में, ये भी इनवर्स में, ये भी इनवर्स में और ये भी इनवर्स में। तो ये आपके पास यूनिट रहती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन रेट लॉ होता है, ठीक है, तो हम इसके ड्राइव करते हैं, तो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। तो इतना आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बता दूं इतना आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूं वो लर्न करना आपने, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर रेट निकालना तो कैसे निकालेंगे हम, इंटीग्रेटेड रेट। तो हमेशा याद रखना 2.3 जीरो ऑर्डर का, सॉरी दोस्तों, जीरो ऑर्डर का कैसे निकालेंगे हम, आर नॉट कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टी। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं, हाफ लाइफ पीरियड भी हम निकालते हैं। हाफ लाइफ पीरियड होता है जिसमें हम कंसंट्रेशन को क्या कर देते थे, हाफ कर देते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड रहता है इसका R0/2K। तो इतना ही आपको लर्न करना है, तो इतना ही इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को लर्न करना है। इससे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये बता दिया, इससे न्यूमेरिकल आपको बहुत कम चांस है, इससे न्यूमेरिकल आए, बहुत कम, क्या मतलब आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपको मैं बता दूं, ये आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप, क्योंकि हम डेरिवेशन तो निकाल नहीं सकते दोस्तों, डेरिवेशन निकालूंगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको एक्चुअली रिजल्ट तो याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं आएगी। तो रिजल्ट रहता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, हम अगर रेट निकाले, के निकाले, तो रेट कांस्टेंट क्या रहता है इसका, इसका रहता है आपके पास 2.303/T log R0/R, ठीक है। वही इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या रहता है दोस्तों, हाफ लाइफ पीरियड होता है इसका 0.693/K, ये इसका हाफ लाइफ पीरियड रहता है। एक और बात आपको मैं बताना भूल गया, रेट कांस्टेंट जो रहता है आपके पास, ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। जो रेट कांस्टेंट रहता है आपके पास वो डिपेंड करता है आपके पास सिर्फ टेम्परेचर पे। वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका दोस्तों, डिपेंड्स अपॉन। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ओनली टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे आपका रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आए। अरेनियस इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक लाइन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि जो आपके पास कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट जो होता है उसका रोल क्या होता है दोस्तों, वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ चुका है। जो कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपको पता होना चाहिए पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें मिनिमम एनर्जी, जिसमें कोई भी आपके पास कोलोजन इफेक्टिव हो रहा है, मतलब वो कोलोजन एक प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेयर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पोजेस द इफेक्टिव कोलोजन। मतलब जो रिएक्टेड आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, आपस में अच्छे से टकरा पा रहे हैं, तो वो रहता है आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी दोस्तों आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी का रोल क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपके पास कम है तो वो रिएक्शन क्या करती है, आपके पास जल्दी फास्ट हो जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, और जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कौन करता है दोस्तों, कैटालिस्ट करता है। तो इसलिए रोल क्या रहता है कैटालिस्ट का, टू चेंज दी एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिस्ट क्या करता है, टू चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है, ताकि वो रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी दोस्तों आपके पास क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0, 1, 2, 3 यही हो, ये हमेशा फ्रैक्शन में भी आ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल दोस्तों ये वाला न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल आपने करने हैं, इतने आपने न्यूमेरिकल नहीं करने।
जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही आपने इसको करना है। तो ज्यादा न्यूमेरिकल करने अगर आप फंसोगे, क्योंकि बहुत कम चांस हो इससे न्यूमेरिकल आपको आ जाए, पर ऐसा नहीं कि इससे न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो न्यूमेरिकल आए हुए हैं इस चैप्टर से, और सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है, देखने में बहुत टफ लगते हैं पर है सिंपल। तो ये न्यूमेरिकल आपको, न्यूमेरिकल लॉग भी की वैल्यू भी आपको इसके लिए पता होनी चाहिए। तो वैसे हो सकता है मैक्सिमम चांस हो कि आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आए, क्योंकि इसमें लॉग की वैल्यू का भी हमारे को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल आप जल्दी से पढ़ो। A first order of reaction takes 40 मिनट for 30% completion, ठीक है। कैलकुलेट दी टी हाफ पीरियड। तो आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो हाफ लाइफ पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, 0.693 अपॉन के। तो आपको क्या होना चाहिए, के की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, कि आपको पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, के की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों हम, तो मान लो दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि एक रिएक्शन 40 मिनट में 30% वो कंप्लीट हो रही है। तो इसका दोस्तों के की वैल्यू, के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग, ठीक है, आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला आता है। तो आर नॉट क्या है दोस्तों, इसमें आर नॉट क्या है, एक और बात का ध्यान रखना, आर नॉट हमेशा क्या होता है, तो टोटल चीज होती है। तो आर नॉट हमेशा प्योर कंपोनेंट होता है, नॉट जब भी लगा तो प्योर होता है। तो टोटल कितना है इसमें, 30% कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल कितना है 100%, ठीक है। तो के कितना आ जाएगा आपके पास 2.303 टी लॉग, इसमें आर नॉट की वैल्यू कितनी है, आर नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास 100। और आर क्या है दोस्तों, इसमें आर क्या है, आर को 30 मत कर लेना, ठीक है। बहुत से बच्चे यहां पे गलती करते हैं, आर को क्या लिख देते, 30 कर देते। आर 30 नहीं होगा दोस्तों, 30% क्या आपके पास कंप्लीट हुआ है, बचा कितना परसेंट है आपके पास, 70%, बचा कितना है 70%। तो इसलिए आर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 70 होगी। तो लॉग क्या होगा आपके पास, आर नॉट अपॉन आर होता है, ठीक है। आर नॉट कितना आपके पास, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग, आर नॉट कितना आपके पास, आर नॉट है आपके पास कितना 100 अपॉन 70, ठीक है। यहां से आपको एक वैल्यू निकल जाएगी जो कि 10/7 आ जाएगी। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू आपके पास पहले से क्वेश्चन में मेंशन होगी, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये इस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू क्या होगी, पहले से आपके पास वहां पे मेंशन की गई होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास 0.159। लॉग को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.159 आपके पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपके पास पहले से होगी। कई बार दोस्तों क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था लॉग क्या था, तो लॉग सॉल्व करना आपको बता देता हूँ जनरली, ठीक है। लॉग क्या था आपके पास, लॉग 100/70 था। तो लॉग जब भी अपॉन में हो तो इसको क्या करते हैं हम, लॉग 100 माइनस 70 कर लेते। लॉग इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, लॉग 100 माइनस लॉग 70। लॉग 70 आपको हमेशा क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, लॉग 70 आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। और लॉग 100/70 था, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, काट दिया तो ये कितना आ जाएगा, लॉग 10, ये कितना आ जाएगा, अगर आपने इसको काटा होता तो कितना आंसर आना था, लॉग 10 माइनस लॉग 7, कितना आना था, लॉग 10 माइनस लॉग 7। लॉग 10 कितना होता है आपके पास 1 माइनस लॉग 7 आपके पास क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1549। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2.303 मल्टीप्लाई 0.1549 डिवाइड बाय दोस्तों कितना था, 40 था। इसको सॉल्व करके आपके पास आया 8.918 इंटू 10⁻³ और सॉल्व करना मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर सॉल्व करना मैंने बता दिया तो आप क्या करते, प्रैक्टिस ही नहीं करते कि ये आंसर कहां से आया। तो इसलिए सॉल्व करना खुद ट्राई करो, ठीक है। जितना आप खुद ट्राई करोगे उतना ही आपको यूजफुल रहने वाला है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। पूछा गया था दोस्तों हाफ लाइफ पीरियड पूछा था, तो हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे हम, 0.693 अपॉन के होता है, के की वैल्यू कितनी थी 8.91 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा लगभग 77.7%। तो ये आपके पास आंसर है। अगला न्यूमेरिकल, तो ये न्यूमेरिकल आपके खुद के करने के दोस्तों, ये मैं नहीं करवाऊंगा। तो अगला न्यूमेरिकल क्या आपके पास,
कैलकुलेट दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसमें के की वैल्यू पहले से दे रखी है कितनी, 200। ठीक है, आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का। तो हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है दोस्तों, 0.693 अपॉन के, तो 0.693 अपॉन 200। ठीक है दोस्तों, और इसको सॉल्व करना भी दोस्तों बहुत आसान है। सॉल्व करने को क्या है, 693 अगर हम इसका डेसिमल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा इंटू 200, यही बनेगा आपके पास। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, 693, इसको हम 6.93 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्योंकि इसकी क्या 2 0 है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करना आप खुद कराओ। सॉल्व मैं कभी किसी भी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व नहीं कराता। क्यों नहीं करवाता, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते। फिर अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको सॉल्व करना भी आएगा। इसमें हम कुछ भी आपको सिखा नहीं सकते, सॉल्व तो आपको खुद ही कैलकुलेशन से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास और लास्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। रेट कितना दे रखा आपको पहले से, तो रेट क्या होता है आपके पास, के, तो के दे रखा आपका 10 की पावर -3। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में एचपी टेट में आया हुआ है। तो ये क्या क्वेश्चन आपके पास, तो के की वैल्यू आपके पास पहले से मेंशन है। ठीक है, आर नॉट कितना था, टोटल कितना था 10 ग्राम, 10 ग्राम से कम होकर कितना हो जा रहा है, 5 ग्राम हो जा रहा है। मतलब आर नॉट की वैल्यू कितनी है 10 और कम होकर कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, भर दो इक्वेशन में। तो क्या इक्वेशन होती है आपके पास, टाइम पीरियड आपने निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं आप, क्योंकि हाउ मच टाइम पूछा है, तो इक्वेशन क्या होती है आपके पास 2 पॉइंट, अच्छा के की वैल्यू क्या होती है 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना तो इसको परे ले जाएंगे, के को कहाँ अपॉन में ले आएंगे, तो टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। वहां पे के की वैल्यू पहले से दे रखी है, तो कितना हुआ 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 10 की पावर -3 इंटू लॉग कितना आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन 5। ठीक है, तो 10 कितना होगा 2, तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी रहती है दोस्तों, लॉग 2 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 0.3010। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है मुझे, कि हमेशा log 2 और log 3 और log 4 और log 5 की वैल्यू याद कर लो। log 2 की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है 0.3010। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों कभी भी नहीं। log 3 की वैल्यू आती है 0.477 और log 4 की वैल्यू होती है आपके पास इसका, log 4 क्या रहता है आपके पास डबल हो जाता है, log 4 क्या हो जाता है डबल हो जाता है, तो log 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0.230 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.60 हो जाएगा। ठीक है, और log 5 की वैल्यू कितनी रहती है आपके पास 0.69। यहां मैं आपको लिख देता हूं, log 5 की वैल्यू कितनी रहती है 0.69। तो ये वैल्यू अपने पास रख लो, log 2, log 3, log 4 और log 5 की वैल्यू, तो ये वैल्यू रहती है आपके पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, कहां पहुंचे थे हम, ये तो log a कितना आ गया, log 2 आ गया, तो a कितना आ गया 2.303 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 0.3010। तो इसको आप खुद सॉल्व करोगे, आंसर है इसका 693.25। ये इसके पास आपके पास आंसर है, तो इसको आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, और मुझे सॉल्व करके बताओ कि कैसे आपने सॉल्व किया। तो अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो जल्दी से एक हार्ट कमेंट बॉक्स में कर दो। वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से एक हार्ट कमेंट बॉक्स में कर दो। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हम आपके लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट इसकी बहुत ज्यादा फीस आप लेते हैं एचपी टेट के लिए, जो कि एक छोटा सा एग्जाम है। तो आई होप, मेरा ये मानना है कि इसकी ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। तो एचपी टेट के लिए हम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।